अभी अभी उगा है, हल्की ठंडक है। कच्चे घर की दीवारों में दरारें हैं जिनसे धूप की पतली किरणें अंदर आ रही हैं। चूल्हे की आग धीमे धीमे जल रही है। लकड़ी चटकने की आवाज माहौल को और खामोश बना रही है। नंदिनी रोटी बेलकर तवे पर डालती है। उसके हाथों में फुर्ती है, लेकिन चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिखती हैं। बाहर घर के आंगन में काव्या मिट्टी पर बैठी है। नंगे पांव, घुटनों को सीने से लगाए, वो आसमान को ऐसे देख रही है जैसे उससे कोई जवाब मांग रही हो। काव्या धीमी, सोच में डूबी आवाज में, दीदी, रोज यही सूरज उगता है, रोज वही धूप, वही धूल, वही खेतों की मेर और वही सूनी सड़कें। क्या हमारी जिंदगी भी बस इन रास्तों की तरह यहीं आकर खत्म हो जाएगी? नंदिनी रोटी पलटते हुए एक पल को रुक जाती है। तवे से उठती भाप उसकी आंखों को छूती है, जैसे किसी अधूरी बात की याद दिला रही हो। नंदिनी संभल कर लेकिन भारी मन से, जिंदगी जगह से नहीं, हिम्मत से बड़ी होती है काव्या। जहाँ हिम्मत थक जाती है वहीं इंसान रुक जाता है। पर यह भी सच है, गरीबी इंसान के सपनों को धीरे धीरे छोटा कर देती है, उन्हें डरना सिखा देती है। काव्या की आंखों में चमक है, जैसे वो डर से लड़ने की जिद कर रही हो। मैं सपने छोटे नहीं करना चाहती दीदी। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे बस फलां की बेटी या किसी की बहन कहकर जाने। मैं चाहती हूँ कि एक दिन लोग मेरा नाम इज्जत से ले, मेरी पहचान मेरे काम से हो। नंदिनी रोटी तवे से उतारती है, उसकी उंगलियां कांप जाती हैं। वो काव्या की ओर देखती है। उस छोटी सी लड़की में उसे अपने सारे अधूरे सपने दिखाई देते हैं। अगर तेरा नाम ऊंचा होगा, अगर लोग तुझे सम्मान से पुकारेंगे, तो समझ लेना मेरी हर तपस्या सफल हो गई। मैंने अपने सपने छोड़ दिए ताकि तू उड़ सके काव्या। काव्या उठकर नंदिनी के पास आती है। दोनों पल भर के लिए खामोश खड़ी रहती हैं। चूल्हे की आग जैसे उनकी चुप्पी की गवाह बन जाती है। गांव की औरतें पीतल और प्लास्टिक के घड़े लिए कुएं पर इकट्ठा हैं। पानी भरते समय घड़ों की आवाज और फुसफुसाहटें माहौल में घुली हुई हैं। नंदिनी भी घड़ा लिए पास खड़ी है। सुना है ना, दोनों बहनें अकेली रहती हैं, ना माँ ना बाप, कोई मजबूत सहारा भी नहीं। बड़ी वाली तो बहुत सीधी सादी है, पर छोटी ज्यादा बोलती है, ज्यादा सपने देखती है। ऐसी लड़कियां इस गांव में कहाँ टिकती हैं? दूसरी औरतें भी हल्की हंसी हंस देती हैं। नंदिनी के हाथ से घड़ा थोड़ा हिल जाता है। वो सब सुन लेती है। उसकी आंखें नीचे झुकी हैं, लेकिन चेहरे पर कोई जवाब नहीं। किस्मत भी अजीब होती है, कुछ को सब कुछ दे देती है और कुछ को बस ताने। नंदिनी घड़ा भरकर उठाती है। वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप वहां से चल देती है। अगर चुप रहना मेरी बहन को बचा सकता है, अगर मेरी खामोशी उसके सपनों की ढाल बन सकती है, तो मैं सारी उम्र चुप रह लूं। मैं सह लूंगी हर ताना, हर जख्म। बस काव्या की आंखों की चमक कभी बुझनी नहीं चाहिए। नंदिनी दूर जाती है। पीछे कुएं की आवाज और फुसफुसाहटें रह जाती हैं। गांव से हटकर बसा है राजा विक्रम सिंह। ऊंची छत, नक्काशीदार खिड़कियां, बाहर दूर तक फैली प्रजा की बस्ती दिखती है। छोटे छोटे घर, धूल भरी गलियां। राजा विक्रम सिंह खिड़की के पास खड़े हैं। उनके सिर पर ताज है, पर चेहरे पर बेचैनी। हाथ पीछे बंधे हैं, सांसें भारी। इतनी ऊंचाई पर खड़ा हूं, पर क्यों लगता है कि जमीन की सच्चाई मुझसे बहुत दूर है। महामंत्री चुपचाप पास खड़े हैं, उम्र दराज, अनुभवी आंखें। महामंत्री, सच बताइए, क्या राजा वही होता है जो सिर्फ ताज पहने, आदेश दे और तालियों की गूंज में जिए? महाराज, ताज तो सिर पर रखा जाता है, पर राजा का बोझ दिल पर होता है। राजा वही होता है जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे, जिसे भूखी आंखें नींद न लेने दें। राजा की पकड़ खिड़की की जाली पर कस जाती है।
मेरे महल में दिए कभी बुझते नहीं और मेरी प्रजा के घरों में अंधेरा ही अंधेरा। क्या यही न्याय है? महाराज, दरबार में सच अक्सर पर्दे के पीछे छुप जाता है। सच जानना है तो आपको पर्दे के बाहर जाना होगा। राजा कुछ पल चुप रहते हैं, फिर आंखों में दृढ़ता उतर आती है। तो आज से हम महल से बाहर निकलेंगे, नकाब नहीं, सच देखेंगे। जो अनसुनी आवाजें हैं उन्हें खुद सुनेंगे। आज राजा नहीं, एक इंसान चलेगा अपनी प्रजा से मिलने। महामंत्री सिर झुकाते हैं। इतिहास याद रखेगा महाराज कि आपने चलना चुना, सिर्फ राज करना नहीं। दीपक की लौ कांपती है, जैसे बदलाव की आहट हो। ढोल नगारों की आवाज, गांव में हलचल मच जाती है। बच्चे दौड़ते हैं, बूढ़े घरों से निकल आते हैं। धूल उड़ रही है। सैनिकों की टुकड़ी आगे आगे, पीछे सादा वेश में राजा विक्रम सिंह। अरे देखो, राजा हमारे गांव में। ऐसा तो 100 साल में एक बार होता है। कुछ लोग डर से झुक जाते हैं, कुछ दूर से देखते हैं। नंदिनी काव्या का हाथ थाम लेती है। काव्या, पीछे रह। राजा के सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं। काव्या हाथ छुड़ाकर सीधे आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा है। राजा उसकी ओर देखते हैं। बाकी सबकी आंखें झुकी हैं, पर काव्या सीधी नजर से देख रही है। अजीब बात है, सबकी आंखों में डर है, पर तुम्हारी आंखों में सवाल है। क्या पूछना चाहती हो बच्ची? सभा में सन्नाटा छा जाता है। नंदिनी की सांस अटक जाती है। महाराज, क्या राजा सिर्फ राजमहल का होता है या गरीबों का भी? एक पल के लिए ढोल नगाड़े थम जाते हैं। हवा भी जैसे रुक गई हो। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। राजा की आंखों में चमक आ जाती है। सवाल ने उन्हें छू लिया है। अगर ये सवाल है तो इसका जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्म में मिलेगा। और आज से ये गांव भी उतना ही मेरा है जितना मेरा राजमहल। काव्या की आंखें चमक उठती हैं। नंदिनी की पलकों से आंसू छलक पड़ते हैं। डर के नहीं, उम्मीद के। भीड़ में धीमी धीमी फुसफुसाहट। आज कुछ बदलने वाला है। भव्य सभागार, ऊंचे स्तंभ, दीवारों पर पुराने राजाओं के चित्र। बीच में काव्या अकेली खड़ी है। सादा वस्त्र पर सीधी रीढ़। सामने राजा विक्रम सिंह, बगल में महामंत्री। दरबारियों में खुसर पुसर, पर माहौल गंभीर। ये परीक्षा किताबों की नहीं, अंक और उत्तरों की नहीं, ये परीक्षा सोच की होगी। क्योंकि जो सोच बदल सकता है वही राज बदल सकता है। काव्या गहरी सांस लेती है। उसकी उंगलियां थोड़ी कांपती हैं, पर आंखें स्थिर हैं। प्रश्न सरल है, पर उत्तर भारी। अगर तुम्हें शक्ति मिले तो सबसे पहले क्या बदलोगे? सभागार में सन्नाटा। काव्या एक पल को आंखें बंद करती है, जैसे गांव, बहन, ताने, भूख सब एक साथ सामने आ गए हों। फिर वो आंखें खोलती है। मैं सबसे पहले लोगों को ये भरोसा दूंगी कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, क्योंकि भूख से पहले इंसान अपमान से मरता है। अगर कोई सुन ले तो आधा दर्द वहीं खत्म हो जाता है। दरबारियों की फुसफुसाहट रुक जाती है। राजा की भौहें तन जाती हैं। वो सीधे काव्या को देखते हैं। तुमने शक्ति को हुक्म समझा ही नहीं, तुमने उसे जिम्मेदारी समझा है। ये उत्तर साहस का नहीं, समझ का है महाराज। महामंत्री सिर झुकाते हैं। राजा गहरी सांस लेते हैं। सभागार की हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई बड़ा फैसला पास आ गया हो। दिया टिमटिमा रहा है। बाहर सन्नाटा। नंदिनी अकेली बैठी है, हाथों में पुरानी ओढ़नी, आंखें आसमान की ओर, पर मन भीतर कहीं उलझा। भगवान, मेरी बहन को वो सब देना जो मेरे हिस्से में नहीं आया।
उसे वो हिम्मत देना जिससे वो टूटे नहीं, वो इज्जत देना जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। वो दिए की लौ को देखती है। अगर किसी को पीछे रहना पड़े तो मैं रह लूंगी, अगर किसी को चुप रहना पड़े तो मैं चुप हो जाऊंगी। बस मेरी काव्या की उड़ान कभी मत रोकना। वो ओढ़नी से आंसू पोंछती है, पीठ सीधी करती है, जैसे फैसला कर लिया हो। त्याग कमजोरों का नहीं, मांगने वालों का नहीं, त्याग उनका होता है जो प्यार में सबसे अमीर होते हैं। कमरे में गहरी शांति है। दिए की लौ हौले हौले कांप रही है। राजा विक्रम सिंह मेज पर फैले कागजों को देखते हैं। महामंत्री सामने खड़े हैं। महाराज, जिस लड़की को आपने चुना है उसकी उड़ान के पीछे एक खामोश पंख है। राजा सिर उठाते हैं। उसकी बहन नंदिनी, वही हर ताना सहती रही, वही पीछे हटती रही ताकि काव्या आगे बढ़ सके। राजा की आंखों में ठहराव आ जाता है। तो असली कहानी दरबार में नहीं, उस कच्चे घर में लिखी गई है। जिसने खुद पीछे रहकर दूसरे को आगे बढ़ाया, वही सबसे बड़ा नायक है। ऐसा त्याग अंधेरे में नहीं रह सकता। कल राजसभा में सच सबके सामने आएगा। भरी हुई राजसभा, दरबारी, सैनिक, प्रजा के प्रतिनिधि। बीच में काव्या खड़ी है, सम्मान के वस्त्रों में। कुछ दूरी पर नंदिनी, सादा कपड़े, आंखें झुकी हुई। सभा में सन्नाटा। आज हम किसी एक की नहीं, दो बहनों की कहानी सुनाने वाले हैं। सभा में सन्नाटा। राजा का इशारा पाकर नंदिनी आगे आती है। ये वही नंदिनी है जिसने अपने सपनों को काव्या की राह में बिछा दिया, जिसका त्याग आज तक अनसुना रहा। काव्या मुड़कर नंदिनी को देखती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दीदी, अगर आप न होती तो मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। ये सब आपका है, मेरा नाम, मेरा सम्मान, मेरी पहचान। नंदिनी धीरे से मुस्कुराती है। आंसू उसकी भी आंखों में हैं। नहीं काव्या, ये मेरा या तेरा नहीं, ये हमारी साझा किस्मत है। तू आगे बढ़ी, मैं पीछे रही, पर मंजिल हम दोनों की एक ही थी। सभा में कुछ आंखें नम हो जाती हैं। वह दोनों बहनों की ओर देखते हैं। सभा तालियों से गूंज उठती है। तालियां जो पहली बार सच्चे सम्मान के लिए बज रही हैं। आज ये सिद्ध हो गया कि किस्मत जन्म से नहीं, कर्म से बनती है। और सबसे बड़ा कर्म, आज से सम्मान केवल पद का नहीं, त्याग का भी होगा। आसमान सुनहरा है, नीचे पूरा राज्य फैला है। हवा में सुकून है। काव्या और नंदिनी साथ खड़ी हैं। दीदी, अब डर नहीं लगता। अब लगता है कि मैं सच में उड़ सकती हूँ। नंदिनी उसके कंधे पर हाथ रखती है। क्योंकि अब तो अकेली नहीं है। तेरे हर फैसले में मैं हूँ, तेरी हर हार जीत में हम हैं। दोनों आसमान की ओर देखती हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। अगर कभी मैं भटक जाऊं तो याद रखना, तेरी जड़ें अब भी उसी मिट्टी में है जहां से तू चली थी। घंटी की दूर की आवाज, रोशनी कम होती है। कभी कभी किस्मत एक नहीं, दो हाथों से लिखी जाती है। एक आगे बढ़ता है, दूसरा सहारा बनता है, और इतिहास दोनों को याद रखता है। समाप्त।